Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का वन शॉट देख रहे हैं बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा चैप्टर है? 8 तो चैप्टर 7 to 8 मार्क्स आपको आराम से दे देगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड भी जाता है, लेकिन कोई गल नहीं जी, आए हैं बराबर समझा के जाएंगे आपको। ठीक है, तो याद रखो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में सबसे पहले देखेंगे बच्चों रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो है हमारे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब जो सिंपल इंट्रो वाला पार्ट है, जैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है भाई, तो वही स्टोमेटा वगैरह ये जो है ये एक्ट करते हैं एज अ गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस। लेकिन मेरे बच्चों एनिमल्स में चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है। ठीक है, चीजें थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है। तो एक बात याद रख लो कि कौन से एनिमल में कौन सी चीजें होती हैं, ये भी आप लोग को देखना जरूरी है। तो सबसे पहले स्पॉन्जेस हो गए, निडेरियंस हो गए, फिर मैं बोलूंगा प्रोटिस्ट हो गए। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज होता है। किसकी मदद से होता है एक्सचेंज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। किसकी मदद से हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। उसके बाद फ्लैटवर्म्स है, एनालिड्स है, यहां पर भी लिटरली बॉडी सरफेस की मदद से क्या होगा, एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं बच्चों, ट्रैकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट याद रखो, इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है? इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स है ना, ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पाइरैकल्स। किसकी मदद से बच्चों? स्पाइरैकल्स है ना। किसकी मदद से होता है? ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पाइरैकल्स की मदद से होता है। ठीक है, उसके बाद अरैकनिड्स, जो स्कॉर्पियंस और स्पाइडर जैसे जीव होंगे, इनके पास होते हैं बच्चों बुक लंग्स। क्या होते हैं? बुक लंग्स। ये एमसीक्यू में अगर आ गया तो आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में अगर तुमको मेन थ्योरी पेपर में आ गया तो आ गया। ठीक है, तो इनके पास होते हैं बुक लंग्स। उसके बाद लिम्यूलस नाम का एक ऑर्थ्रोपोड है, इनके पास बुक गिल्स होते हैं। ठीक है, फिर याद रखना एम्फीबियंस, टैडपोल्स, ये इनके पास होते हैं एक्सटर्नल गिल्स। ठीक है, अब इसमें से जो फ्रॉग होता है ये थोड़ा सा स्किन के साथ भी रेस्पायर कर सकता है। रेप्टाइल, मैमल, बर्ड्स, इनके पास होते हैं बच्चों लंग्स, जो कि अपन देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे हमारा क्या, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, रेस्पिरेशन अब ह्यूमंस में देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है, हमको ह्यूमन से लेना देना है भाई। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या होते हैं मेरे बच्चों, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, और वो भी दो दो, इसका मतलब पेयर्ड होते हैं बच्चों अपने लंग्स। ठीक है, और लंग्स के अंदर क्या होता है बच्चों, लंग्स के अंदर होते हैं एक्सचेंज सैक्स, ऐसे बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज के लिए सैक होते हैं, है ना। और इन्हीं सैक को बोला जाता है ना मेरे बच्चे, अल्वियोलाई। क्या कहा जाता है? अल्वियोलाई। क्या लेकर आए? अल्वियोलाई। क्या लेकर आए? अल्वियोलाई। याद रखना है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहां से होता है ना। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे, ऐसे बनाएंगे गोल सा बनाओ, है कि नहीं, और उसके अंदर लिखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है कि नहीं, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ना बच्चों याद रखना शुरुआत कहां से होती है? नोज से होती है। कहां से होती है बच्चों? नोज। ठीक है, नोज के बाद आता है फेरिंग्स। क्या होता है बच्चे? फेरिंग्स, है ना, फेरिंग्स। नोज के बाद आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आएगा बच्चा क्या आएगा? ट्रैकिया। क्या आएगा? ट्रैकिया, 4th नंबर पे, है ना। फिर ट्रैकिया के बाद आता है बच्चों ब्रोंकाई। 5th पे क्या आएगा मेरे बच्चे? 5th पे आएगा ब्रोंकाई, है ना।
देखो दिख रहा होगा ना आप लोग ने, ब्रोंकाई है ना, ब्रोंकाई और ज्यादा डिवाइड होगा, क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा भैया, और ज्यादा डिवाइड होगा, 6th नंबर पे आएगा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल है ना। और फिर 7th नंबर पे क्या आएगा बच्चों, एल्वियोलाई है ना, एल्वियोलाई। याद रखना बच्चा, ये पूरे हमारे ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सचेंज सरफेस होता है वो होता है हमारा अल्वियोलाई। यहां पर ही गैस का एक्सचेंज होने वाला है मेरे बच्चों, क्या होने वाला है, यहां पर ही गैस का एक्सचेंज होने वाला है। याद रखना, आप सबसे पहली चीज देखते हैं बच्चे, पहला क्या देखेंगे, पहला तो नोज देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे बच्चों, नोज देखेंगे है ना, नाक देखेंगे हम लोग, नाक बड़ी सुंदर सी चीज है, नाक पे पंच लग गया जोर से लगती है ना। याद रखना, नोज, इसके पास स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, ये जो छेद होते हैं ना उसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। हैव स्लिट लाइक ओपनिंग, क्या आएगा पहला पॉइंट, स्लिट लाइक ओपनिंग है ना, स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड नेयर्स, क्या आएगा, नेयर्स है ना, नेयर्स, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं नेयर्स, या फिर सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, नॉस्ट्रेल है ना, नॉस्ट्रेल। अब ये नॉस्ट्रेल सेपरेटेड होती है मेज एथमॉइड, क्या, मेज एथमॉइड, मेज एथमॉइड कार्टिलेज से है ना, किससे सेपरेटेड है बच्चा, मेसेथमॉइड कार्टिलेज से ये सेपरेटेड होती है, ठीक है। अब ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है बच्चों, कितने, 3 रीजन्स, कितने रीजन्स, 3 रीजन्स, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है ना। कितने रीजन्स है बच्चों, 3 रीजन्स। तो पहला है वेस्टिब्यूल, पहला रीजन कौन सा, वेस्टिब्यूल। दूसरा रीजन कौन सा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, कौन सा है भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना। दूसरा रीजन कौन सा, तीसरा रीजन कौन सा भाई, ऑल्फैक्टरी चेंबर, कौन सा, ऑल्फैक्टरी चेंबर। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके 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 ओके, ओहो ओके, समझ गया होगा शायद सभी को, है कि नहीं, सभी को शायद समझ में आ गया होगा। अब जो वेस्टिब्यूल है ये सबसे पहला पैसेज होता है बच्चों, ये सबसे पहला रास्ता होता है, आखिरी नहीं होता है, पहला होता है। तो पहले रास्ते में होते हैं बच्चों हेयर्स होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, हेयर। तो जो भी एयर आती है अंदर उसको ये हेयर फिल्टर कर देंगे, ताकि ऐसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नाक के अंदर डायरेक्टली अपने रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में ना घुस सके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना घुस सके। तो इसके पास होते हैं हेयर। फिर यहां पे जो भी ये हेयर है पूरे के पूरे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। हेयर, हेयर क्या करेगा बच्चों, ट्रैप्स डस्ट और बाकी जो भी चीजें जो नाक के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकती है। रेस्पिरेटरी पार्ट ये हाईली वैस्कुलर होता है बच्चों, याद रखना, हाईली वैस्कुलर मतलब यहां ब्लड सप्लाई बहुत होता है, हाईली वैस्कुलर है ना, हाईली वैस्कुलर। और लास्ट में ये याद रखना भाई, ये किससे रिलेटेड है, स्मेल से है ना, किससे ना, मालूम है ना, स्मेल से है ना। ऑल्फैक्टेरो मतलब स्मेल से रिलेटेड चीज, किससे, स्मेल है ना, स्मेल इज द गेम, स्मेल चेंजेस द गेम। ओके, याद रखना। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाला ऑर्गन जो है फेरेंक्स, है ना, फटाफट देखते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। सेकंड वाला है फेरेंक्स, क्या है, फेरेंक्स। बच्चों ये कॉमन पैसेज होता है, सबसे पहले याद रखना ये कॉमन होता है रेस्पिरेटरी और देखो रेस्पिरेटरी और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए
ये माउथ के अंदर एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। अब इसके 3 रीजन्स होते हैं, है ना। कितने रीजन्स होते हैं मेरे बच्चों? 3 रीजन्स, है ना, 3 रीजन्स। तो सबसे पहला है नेजोफैरिंक्स, नेजो माउथ वाला है ओरो, और अपना रेस्पिरेशन वाला है लैरिंजो, लैरिंजो, लैरिंजो या फिर लैरिंगो, लैरिंगो फैरिंग्स बोल सकते हो, या फिर नॉर्मल फैरिंग्स अपना लैरिंजो फैरिंग्स भी बोल सकते हो। यहां पे देखो नेजो फैरिंग्स और ओरो फैरिंग्स के बीच में एक बोन होती है जिसको हम पैलेट बोन बोलते हैं, ठीक है, पैलेट बोन बोलते हैं। याद रखना फैरिंग्स के पास होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, हैव टॉन्सिल्स, हैव टॉन्सिल्स। देखो बच्चों ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, तो इसको एमसीक्यू के लिए कंफ्यूज मत करो, ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, ओके, याद रखना। सेकंड थर्ड देख लो जी, थर्ड क्या है? लैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? लैरिंग्स आएगा ना, क्या आएगा? लैरिंग्स आएगा। अब ये जो लैरिंग्स वाली बात है, लैरिंग्स होते हैं बच्चों, इनको बोला जाता है साउंड बॉक्स। क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स। क्या बोला जाएगा बच्चों? साउंड बॉक्स, या फिर वॉइस बॉक्स। क्या बोला जाएगा? वॉइस बॉक्स। फिर उसके बाद याद रखो ये कैसा होता है? हॉलो। कैसा होता है? हॉलो। कंटेन्स, क्या होते हैं इनके पास बच्चा? कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स। इनके पास क्या होते हैं बच्चों? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं बच्चों, इंटरनली लाइन बाय फोल्ड ऑफ इलास्टिक वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। फिर वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है? जब भी एयर, देखो एयर पासेस थ्रू, देखो एयर पासेस थ्रू लैरिंग्स, है ना, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स, है ना, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। अब जो हम लोग आवाज जिस तरह निकालना चाहते हैं वो हमारे होठ और वो हमारे होठ वगैरह, टंग, होठ और टीथ, इनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग अलग अलग टाइप की वॉइसेस निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये वॉइस को मॉड्यूलेट करने का काम किसका होता है? हमारी टंग, टीथ और लिप्स का, ठीक है। तो वॉइस मॉड्यूलेटर बोल के होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो बच्चों ट्रैकिया। क्या देखते हैं? ट्रैकिया देखते हैं, ओके। ट्रैकिया, ट्रैक लाया है कि नहीं? तो कितने हो गए थे? 4 हो गए ना अपने, 4 ऑर्गेनल हो गए थे आई थिंक सो। कौन सा पहला? लैरिंग्स था, 3 हो गए, 3। अब 4th नंबर का देखते हैं भाई। 4th नंबर का क्या है? ट्रैकिया, है ना। क्या है बच्चा? ट्रैकिया। इसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? विंड पाइप। क्या बोला जाता है? विंड पाइप, है ना, विंड पाइप। श्वास नलिका, मराठी में अगर मैं बोलूं तो श्वास नलिका, श्वास नलिका, और प्लस ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर कवर्ड बाय, देखो कवर्ड बाय सी शेप्ड, कैसे? सी शेप्ड कार्टिलेज, है ना, सी शेप कार्टिलेज, याद रखना। और इसकी जो ओपनिंग है ना बच्चों, ओपनिंग इज गार्डेड बाय, इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या कहा जाता है? ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लॉटिस बोलेंगे, है ना, ग्लॉटिस बोलेंगे। ओपनिंग जो देखो, ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय, है ना, ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय, किससे गार्डेड है बच्चों? ईपीग्लॉटिस से। किससे? ईपीग्लॉटिस, ओके। ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय ईपीग्लॉटिस, ये याद रखना है आप लोग ने अच्छे से, ठीक है, ताकि जब भी हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है? ऐसे बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। कौन बंद कर देता है? हमारा प्यारा राज दुलारा ग्लॉटिस, ठीक है। यहां तक शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई ब्रोंकाई। 5th नंबर क्या है? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। अब ये कैसे बनते बच्चों? ट्रैकिया डिवाइड्स, है ना, ट्रैकिया डिवाइड्स।
into trachea divides into left and right ब्रोंकाई। अब दोनों ब्रोंकाई, दोनों के दोनों ब्रोंकाई कहां जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं बच्चों, ये दोनों अलग अलग अपने अपने लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी एक कवरिंग होती है बच्चों, ये भी कैसे होते हैं? कवर्ड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज, है ना। दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय सी शेप कार्टिलेज। याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू किस में डिवाइड हो रहा है बच्चों? ब्रोंकियोल्स। किस में डिवाइड हो रहा है? ब्रोंकियोल्स, है ना। ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रहा है? ब्रोंकियोल में डिवाइड हो रहा है। और जैसे जैसे ये ब्रोंकियोल में डिवाइड होगा, टर्मिनेट किस पे होगा? ब्रोंकियोल टर्मिनेट्स इनटू ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट्स इनटू, देखो टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई। अभी देखो यहां पे आपको मैं बताता हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना बच्चों तो ले सकते हो। मैं 5 सेकंड के लिए हट जाता हूं साइड में, ठीक है। ऐसे ही मैं हट जाया करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो ये हो गया यहां तक। अब अगला है बच्चों लंग्स। क्या देखते हैं? हमारा लंग्स देखते हैं, है कि नहीं? लंग्स, ये ब्रोंकाई और इनका डिवीजन अपने लंग्स में ही होता है बच्चों, ठीक है। अब लंग्स याद रखना, ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे। क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। याद रखो भाई, याद रखने की जरूरत नहीं है सर, ये बचपन से जानते हैं हम। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। और इसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं बच्चों। क्या बोल रहा हूं मैं? मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं। याद रखना है तो सबसे पहले ये याद रख लो कि ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद याद रखेंगे स्पॉन्जी है। कैसे है बच्चों? स्पॉन्जी है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा कहां पे लोकेटेड है? थोरैसिक कैविटी, है ना, थोरैसिक केज में, है ना। कौन है थोरैसिक केज में? थोरैसिक केज में लंग्स होते हैं बच्चे, है कि नहीं। अब देखो पेयर्ड होते हैं भाई, ये कैसे होते हैं? 2 होते हैं ना, तो ये पेयर्ड होते हैं। अब कवर किसका है इसके ऊपर? कवर्ड बाय किससे? प्लूरल मेम्ब्रेन। किससे? प्लूरल हो गया वो, प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। किससे कवर्ड है मेरे बच्चों? प्लूरल मेम्ब्रेन नामक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अब याद रखना मेरी बात को अच्छे से, राइट लंग जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। राइट लंग, देखो राइट लंग इज लार्जर, है ना। लार्जर है तो मतलब कितने? 3 लोब्स इसमें होंगे, है कि नहीं। लेफ्ट लंग देख लो बच्चों, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। कैसा होता है बच्चा? लेफ्ट लंग स्मॉलर, इसमें होते हैं सिर्फ 2 लोब्स। कितने लोब्स? 2 लोब्स, है कि नहीं। ये है प्रॉब्लम, ये है मतलब एक कॉन्सेप्ट, समझ जाना। राइट में 3, लेफ्ट में 2, ठीक है। यहां तक तो आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, ओके। और इसके बाद अब इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ईच ब्रोंकियोल, ईच terminal of bronchiole contains 10 से लेके 12 एल्वियोलाई, है ना। अब ये सर एल्वियोलाई क्या भानगढ़ है जरा बताइए प्लीज। तो टेंशन मत लीजिए जी, हम आपको बताने ही आए हैं, ठीक है। बताने ही आए हैं, बता के ही जाएंगे। याद रखना बच्चों, ये डायग्राम देख लो। अभी देखो ये मान लो ये अपने ब्रोंकियोल्स हैं, ओके। मान लेते हैं ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है। अब ये ब्रोंकियोल्स के ऊपर बच्चों ये ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं ना, ऐसे ग्रेप का गुच्छा जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और ये ऐसे बलून के जैसे क्या होंगे बच्चों? फूलते रहेंगे और सिकुड़ते रहेंगे। यही होते हैं एल्वियोलाई। इसके ऊपर क्या होता है?
इसके ऊपर मान लो ये व्हाइट कलर से मैं बता रहा हूं, ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है बच्चों। क्या होता है? ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ऐसा दिख रहा होगा शायद आपको। और यहां से हाई ब्लड सप्लाई चलता रहता है। अब जब भी ये होता है तो यहीं पे गैसियस एक्सचेंज हो जाते हैं। अब अल्वियोलाई के बारे में ही देखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज आपको समझ में आ गया, तो क्या करते हैं भाई, अब डायरेक्टली एल्वियोलाई के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? एल्वियोलाई। सबसे पहले याद रखना थिन वॉल्ड है। कैसी है? थिन वॉल्ड। कैसी है बच्चा? थिन वॉल्ड। उसके बाद सराउंडेड बाय किससे? सराउंडेड बाय कैपिलरीज, है ना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। सराउंड कौन करता है मेरे बच्चों इसको? बहुत सी कैपिलरीज। क्या? बहुत सी कैपिलरीज इसको सराउंड कर देगी। फिर मैं बोलूंगा इसको, ये बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे दिखते हैं बच्चों। कैसे? लुक्स लाइक, लुक्स ग्रेप लाइक। कैसा होते हैं ये? ग्रेप लाइक दिखेंगे। ओके, जस्ट मैंने अभी बताया आपको कैसे दिखेंगे, ग्रेप्स के जैसे दिखेंगे। फिर इनकी वॉल कैसी होगी? हाईली इलास्टिक वॉल। फूल सकते हैं ना बच्चों, तो हाईली इलास्टिक वॉल्स। कैसी होंगी इनकी वॉल्स? हाईली इलास्टिक वॉल्स होंगी बच्चा। क्या होगी? हाईली इलास्टिक वॉल होगी, और वो भी सिंगल लेयर ही होगी। कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी। लेकिन एपिथेलियम कौन सा? स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सा होगा भाई? स्क्वामस एपिथेलियम। तो मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। किससे बना है बच्चों? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। यह आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, होप सो। इसके स्क्रीनशॉट निकालते रहो साथ ही साथ बच्चों, ठीक है। याद रखना। और हर लंग्स में कितने भाई 700 मिलियन न्यूरॉन्स बोल रहा हूं, एल्वियोलाई हमारे पूरे दोनों लंग्स में होते हैं। कितने? 700 मिलियन होते हैं, ठीक है। इन लंग्स कितने बच्चों? 700 मिलियन होते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। अब ये इतने ज्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज हमको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा गैस एक्सचेंज करने के लिए। कौन सी गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन तो करेंगे नहीं बच्चों, है ना। फिर एक याद रखना बच्चों, एल्वियोलाई के बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसको? डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है बच्चों? ये एक मस्कुलर सेप्टम होता है। क्या ये एक मसल सेप्टम। ओके, सेप्टम मतलब ऐसी कोई भी चीज जो सेपरेट करती है, ठीक है, दो अलग अलग सिस्टम्स को सेपरेट करती है। कहां पे प्रेजेंट है? थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। तो सिंपल याद रखेंगे हम लोग, सेपरेट्स थोरैसिक, देखो थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ओके, थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी हेल्प्स इन ब्रीदिंग। किस में हेल्प करेगा बच्चों? ये ब्रीदिंग में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा सर? आपने पिचकारी देखी, बल्लम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, है ना। तो जो ट्यूब होती है, ट्यूब में एक पंप होता है बच्चों। जैसे हम लोग उसको पीछे खींचते हैं, पानी सीधा पिचकारी में चला जाता है। जैसे हम उसको पुश करते हैं, वैसे पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाता है। वैसे ही देखो हमारे लंग्स है ये, ठीक है। ये आपको यही बता देता हूं मैं, ब्रीदिंग कैसी होती है एक्चुअली। देखो ये हमारे लंग्स, और ये नीचे बच्चों ये डायफ्राम है, दिख रहा है ना। ये वाला हमारा डायफ्राम है। जब भी ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा, एयर जो है लंग्स में रश करेगी बच्चों। और जब भी एक डायफ्राम ऊपर की तरफ रिलैक्स होगा, एयर लंग्स से बाहर रश आउट करेगी। और यही डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स के साथ मिलके ब्रीदिंग में हमको हेल्प करवाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यही डायफ्राम, यही है वो डायफ्राम जिसकी वजह से हमको हिचकियां शुरू हो जाती है, ठीक है, हिकअपिंग्स होती है। तो याद रखना यही है वो डायफ्राम, ठीक है।
अब देखो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है, तो कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना जरा, ठीक है। मैकेनिज्म कुछ रह गया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर भी नया वीडियो ला लेंगे बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले होती है मेरे बच्चों ब्रीदिंग होती है। पहला वाला स्टेप कौन सा भाई, एयर अंदर जाएगी तभी कुछ होगा ना, है ना, ब्रीदिंग। पहला वाला स्टेप कौन सा, तो बोले ब्रीदिंग। दूसरा वाला स्टेप कौन सा, ब्रीदिंग के बाद आता है बच्चों, ब्रीदिंग के बाद आता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या आता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर होता है बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना, थर्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, और लास्ट में आएगा फोर्थ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेल्यूलर, और उसमें सबसे पहले इनिशिएशन होता है ब्रीदिंग के साथ। तो याद रखना बच्चों, ब्रीदिंग के साथ इनिशिएट हो रहा है चीजें, तो याद रखना ब्रीदिंग में दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, है ना। पहले क्या होता है, इंस्पिरेशन, देन होता है एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन। What do you mean by inspiration बच्चों? इंस्पिरेशन मतलब जब भी हम ऑक्सीजन भरी एयर अंदर लेते हैं तो एयर इनसाइड, एयर विथ O2 इनसाइड, और यहां क्या होगा भाई, एयर विथ CO2 आउटसाइड। ओके, याद रखना आप लोग ने, एयर विथ O2 इनसाइड, एयर विथ CO2 आउटसाइड। जब भी हम इंस्पायर करेंगे हमारा लंग्स बढ़ जाएगा, देखो ऐसे, है ना, थोरेसिक कैविटी बढ़ गई, लंग्स बढ़ गया, एयर अंदर चले गई, इंटरकोस्टल मसल्स फैल गए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुरंत एक्सपायर। सब उल्टा, लंग्स छोटे हो गए, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो गए, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, थोरेसिक कैविटी कम हो गई, CO2 बॉडी के गया बाहर। ये होती है बच्चों ब्रीदिंग। बड़े इजी वे में मैंने समझा दिया आप लोग को, ठीक है, बहुत फास्ट में, थोड़ा धीरे धीरे ध्यान देके सुनना इसको। बाद में इसको लगे तो स्लो मोशन कर देना, आवाज बड़ी भद्दी आएगी, लेकिन फिर भी सुनने की कोशिश करना, ठीक है, याद रखना। अभी सेकेंड देखते बच्चों, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या देखते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है मेरे बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई के लेवल पे रेस्पिरेशन होने वाला है, मतलब गैसियस एक्सचेंज होने वाला है यहां पे, ठीक है। तो देखो, इन एल्वियोलाई, ठीक है, और यहां लिख देते हैं हम लोग इन ब्लड, है ना। फास्ट होने वाला है बच्चों, अब यहां से थोड़ी सुपर फास्ट गाड़ी भागने वाली है अपनी, ठीक है। इन एल्वियोलाई, इन ब्लड। तो अब याद रखो बच्चों, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के हिसाब से लिखता हूं, ठीक है, ऑक्सीजन के हिसाब से एल्वियोलाई में प्रेशर कितना, 104 mmHg। ओके, यहां सब बच्चों, यहां पे एयर का डिफ्यूजन होने वाला है, सिंपल। क्या होने वाला है, एयर का सिंपल मात्रा में, सिंपल हिसाब से डिफ्यूजन होने वाला है, सिंपल डिफ्यूजन होने वाला है। अब जो CO2 है, याद रखना, एल्वियोलाई में O2 का पहले देख लेते हैं, ठीक है, और यहां पे ब्लड में, मतलब प्लाज्मा में, ठीक है, ब्लड में या फिर प्लाज्मा में यही चीज ऑक्सीजन का कितनी होती है, देखो याद रखना, ऑक्सीजन का यही चीज प्लाज्मा में 40 mm of Hg होती, कितनी होती है मेरे बच्चों, 40 mm Hg। कितना होता है, 40 mm Hg। CO2 का देख लो बच्चों, CO2 का एल्वियोलाई में होता है 40 mm Hg। कितना, 40 mm Hg। लेकिन
यहां पे प्लाज्मा में ये ज्यादा होता है 45 mmHg। अब मेरे को बताओ बच्चों, एयर का जो अगर पार्शल, ये क्या है, PpCO2 है, हाँ PpO2 PpCO2, PP लगा दो इसके आगे। चलो, पत्रकार पोपटलाल, पत्रकार पोपटलाल नहीं है, पार्शियल प्रेशर है बच्चों। क्या है ये? PP मतलब पार्शियल प्रेशर। ओके, अब क्या होगा, ये ज्यादा है, ये कम है, तो यहां से यहां से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगा। दिख रहा है ना डिफरेंस? देखो, डिफरेंस के अकॉर्डिंग काम चल रहा है सब, ठीक है। तो कहां एंटर करेगा भाई? 104 mmHg ब्लड में एंटर करेगा, ठीक है। एंटर नहीं करेगा तो साला अपन मरेगा, समझ रहा है ना। और जो CO2 है बच्चों, ये एल्वियोलाई में एंटर करेगा। कहां एंटर करेगा? एल्वियोलाई में एंटर करेगा, और ऐसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन संपन्न हुआ। समझ रहा है? ऐसा ही होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है बच्चों। क्योंकि हम जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में, हमारे एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में ऑक्सीजन की लेवल कम होगी। इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से प्लाज्मा या फिर आरबीसी में एंटर कर जाएगा, लेकिन उस CO2 के साथ रिवर्स हो जाएगा बच्चों। CO2 में क्या होगा, ब्लड कहां से कहां निकल जाएगा, प्लाज्मा में ज्यादा प्रेशर है, एल्वियोलाई में कम प्रेशर है, तो CO2 भगेगा सीधा एल्वियोलाई के तरफ और एल्वियोलाई में आ जाएगा। और फिर हम करेंगे चैन की सांस जब लेंगे तो CO2 बाहर जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। यही होता है पूरा का पूरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बड़े शॉर्ट में बताया बच्चों, लेकिन स्वीट अंदाज में है, बिल्कुल एक्सक्यूज मी, बिल्कुल अच्छे से याद रख लो। बस इसका शॉर्ट नोट अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम ऐसे नहीं लग सकते। हाँ, ऐसा कब बना सकते हो, जब आपने पूरा शॉर्ट नोट बना दिया, बाद में ये चीज बना रहे हो, इट इज ओके, समझ जाएगा चेक करने वाले को भी कि नहीं भैया बच्चा बहुत पढ़ाकू है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है बच्चों, है ना, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले याद रखो बच्चों, पहला वाला क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी में सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो इसको मैं टीवी लिख देता हूं, सिर्फ क्या लिख देता हूं, टीवी। टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। क्या है बच्चों? टाइडल वॉल्यूम। ये क्या होता है, जब भी हम नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, एयर इन और आउट, लेकिन कब? नॉर्मल कंडीशन। कब होगा बच्चों ये? नॉर्मल कंडीशन, है ना। और टीवी की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml। कितना होता है? 500 ml। मतलब मैंने एक बार सांस ली, 500 ml अंदर, आधी लीटर एयर अंदर, आधी लीटर एयर बाहर, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकेंड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, मतलब ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग। और ये टीवी के एडिशनल में होती है, मतलब टीवी तो है, उसके साथ एकदम से मैंने सांस ली तो मैं कितनी एयर अंदर ले ली, ये वही वैल्यू होती है मैक्सिमम एयर, ठीक है। मैक्सिमम एयर प्लस टीवी इक्वल्स टू अपना कब होने वाला ये? ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, है ना। फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान ली गई एयर, है ना। ये एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक में से डेफिनेशन ऐसी की ऐसी लर्न कर लेना, ठीक है। और ये इसका वैल्यू क्या होता है? 2000 to 3000 ml, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
ERV, क्या देखेंगे बच्चों? ERV, कुछ देर के बाद में देखेंगे BRV। ओके, BRV, मस्त गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होता है बच्चों? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड, क्या बोलूंगा मैं? दैट इज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, मतलब जो हम लोग फोर्स ब्रीद कर रहे हैं ना, ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एयर, मैक्स एयर आउट ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, है ना, फोर्स्ड ब्रीदिंग, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा मेरे बच्चों? इसी को कहा जाएगा हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1000 to 1100 ml, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग ने समझ लिया होगा। उसके बाद देखो बच्चों, डेड स्पेस है, क्या है? 4th नंबर पे क्या है भैया? डेड स्पेस, ठीक है। अब क्या है भैया? डेड स्पेस, जिसको हम क्या बोलेंगे? DS। डेड स्पेस क्या होती है? याद रखना, डेड स्पेस क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जैसे ट्रैकिया, एल्वियोलाई में जो एयर प्रेजेंट होती है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी हवा बच जाएगी, इसी को हम डेड स्पेस बोलते हैं, जो कि होती है लगभग 150 ml जितनी, है ना, पूरे नलियों में जो एयर फंसी हुई है। उसके बाद 5th नंबर, ओके, 5th नंबर में आएगा बच्चों रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब RV, है ना, RV। पूरा एक्सपिरेशन होने के बाद जो एयर हमारे लंग्स में बच जाती है, ठीक है, एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ब्रीदिंग, ओके, आफ्टर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद जो एयर बच चुकी है, इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, जो कि होती है 1100 ml जितनी, ठीक है। ये डेफिनेशंस बच्चों आप लोग ने याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। हमारे लंग की कैपेसिटी होती है लगभग 6000 ml जितनी, और याद रखना वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है टीवी, इट इज द सम टोटल ऑफ टीवी, IRV एंड ERV। तो जब भी याद रखना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं वाइटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। ये लगभग 4100 से लेके 4600 ml तक होता है, ठीक है, याद रखना बच्चों। अब देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्या देखते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में 2 टाइप की गैसें ट्रांसपोर्ट की जाती है। कितनी टाइप की गैसें? 2 टाइप की गैसें ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहां लिख देंगे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पे ध्यान देंगे, फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पे, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं अपन लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, और यहां देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, है कि नहीं? एक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, एक होगा हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, याद रखना है बच्चों यहां पे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 देख लेते हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसकी है? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन कैरियर, है ना। अगर हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह में भेजते हैं, तो ये भेजने वाली जो पार्टी होती है उसको कैरियर कहा जाता है। तो हमारे बॉडी में भी कैरियर कौन है मेरे बच्चों? हमारे बॉडी में कैरियर होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कैरियर होता है, और ये
ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी शो करता है। ठीक है, अब देखो हाई अफिनिटी, इसकी क्या होती है, हाई अफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना, हाई अफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी। ठीक है, कंबाइंस विथ, देखो कंबाइंस विथ O2 टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन बच्चों ये इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, टिश्यू तक जाने के बाद तुरंत ये डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, अब याद रखना ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के बाद एक हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी देखो क्या होती है, एक हेमोग्लोबिन में होते हैं 4 फेरस के एटम्स और हर कोई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है, मतलब हर कोई O2 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो 4 + O2 गिव्स कितना, 4O2, है ना, एक मतलब 4 के 4 कितने, 8 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन। एक मिनट ऐसा देख लेंगे। ठीक है, अब देखो एक Hb के पास कितने 4 Fe होते हैं। अब जो एक Fe है ये O2 के साथ कंबाइन हो सकता है, तो हम सिंपल क्या बोले, हम सिंपल बोल सकते हैं कि एक Hb 8 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो सकता है। तो सिंपल जब Hb बच्चों रिएक्ट करेगा 4O2 के साथ, मतलब 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ, तो ये देगा Hb 4 टाइम्स O2। ठीक है, क्या देगा ये, Hb 4 टाइम्स O2। ओके, ये होता है हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब क्या होता है, और ये क्या है अपना आरबीसी में होता है बच्चों। अब जब ये आरबीसी कहां जाएगा, टिश्यूज के पास। जब ये आरबीसी कहां जाएगा बच्चों, टिश्यूज के पास जाएगा, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, इसकी एग्जैक्ट रिवर्स, Hb4O2 gives Hb + 4O2, है ना, ये दोनों डिसोशिएट हो गए। अब ये डिसोशिएशन डिपेंड किस पे करता है, ये डिसोशिएशन डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसी सेल में कितनी बनती है। ठीक है, यहां तक बच्चों पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे यहां तक आपको समझ में आ गया हो, तो ये अपने सेल के पास रहता है। ठीक है, सेल के पास ये वाली रिएक्शन होती है, लेकिन ये रिएक्शन कब होगी, जब हमारे सेल के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तब जाके ये वाली रिएक्शन ऑक्सीजन डिसोसिएशन की रिएक्शन होगी। तो अब याद रखना बच्चों, इसको अगर आपको सीखना है तो आपको इसको बहुत ही एक कर्व के मदद से सीखना होगा, जिसका नाम होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन या फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन, जो ओक्का बोल रहा था मैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब हमारा ब्लड सैचुरेटेड है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है। अब देखो कर्व कैसा है बच्चों, कैसे होता है। मान लेते हैं हम लोग एक ग्राफ के ऊपर स्टडी करते हैं इसको, मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक सेकेंड, थोड़ी मोटी लाइनें ले लेंगे ताकि एकदम अच्छे से दिखेगा आपको। ये मान लो एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारे दो एक्सिस है, ये है एक्स, ये है वाई। ओके, एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, ठीक है, छोटा वाला लेंगे। चलो, कैमरे के फ्रेम में आना चाहिए, आपको दिखना मेन चीज है। देखो ये एक्स, ये वाई, एक्स, ये वाई। अब देखो बच्चों, सिंपल बात है, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लूं, ठीक है, PpO2 क्या है, PpO2, और किस में हम लोग नाप रहे इसको, mmHg में। ठीक है, और ये हमारा इंक्रीज हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस।
और अगर मैं वाई एक्सिस पे लूं, क्या वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे HB परसेंटेज, मतलब हेमोग्लोबिन का परसेंटेज, और ऑक्सीजन सैचुरेशन बोल देंगे, ठीक है। O2 सैचुरेशन लिख देता हूं मैं, O2 सैचुरेशन, ठीक है, HB इन परसेंट, ओके। अब जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमको ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बना है हमारे सेल में। अब जब हम कोई स्ट्रेनस वर्कआउट वगैरह करेंगे या नॉर्मल मूवमेंट भी करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ जो है ना बच्चों, ये ग्राफ हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ आएगा। कहां आएगा, नीचे की तरफ। मतलब समझ जा रहा है ना, समझ रहा है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, अब जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो यही ग्राफ, देखो दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं, यही ग्राफ और नीचे शिफ्ट होगा, दिख रहा है, यही ग्राफ कहां आया, नीचे शिफ्ट हो गया। तो जब भी हम कुछ नहीं करेंगे, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, CO2 अगर कम होगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और जब CO2 ज्यादा रहेगा तो यही ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना। तो HB परसेंटेज क्या होगा, मतलब O2 सैचुरेटेड HB जो है, या फिर ऐसा बोलो कि हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन जो है, इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जब हम वर्कआउट करेंगे या फिर कोई मूवमेंट्स करेंगे तो हमको CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और CO2 प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन वहां पे प्रेशर में डिफरेंस आता है और शुरू होता है ट्रांसफर, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, और इसी कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसी कर्व को हम कहते हैं बच्चों ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। थोड़ा डेंजरस लगता है लेकिन है नहीं बच्चों, इतना डेंजरस नहीं है। इसी में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो सबसे पहले हमको देखना है बोर्स इफेक्ट, और सेकंड देखना है हल्डेन इफेक्ट, ठीक है। अब देखो लगभग हमारा चैप्टर क्या है, अंतिम पड़ाव पे आ चुका है बच्चों, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन रहेगा, फिर उसके बाद में रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रहने वाला है, और फिर डिसऑर्डर्स, और हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, और अपना हाफ एन आवर का वीडियो जाने वाला है बच्चों ये, और हाफ एन आवर हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको, एकदम शिद्दत से काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं बोर्स इफेक्ट, हल्डेन इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे जो आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन रेयर होता है, मतलब 100% अपना ब्लड एकदम 100% ऑक्सीजन से भरपूर है, ठीक है। लेकिन 95 से 97% सैचुरेशन पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, 95 से लेके 97% सैचुरेशन जो होता है ये पॉसिबल होता है, ठीक है। सैचुरेशन किसका, ऑक्सीजन का ना भैया, ऑक्सीजन का सैचुरेशन होता है, और वो भी देखो मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ 95 to 97% इज एट PpO2 इन एल्वियोलाई, जो कि 100 mm ऑफ Hg होता है। अब देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीजेस विद ड्रॉप इन PpO2। अब ये सैचुरेशन की डिग्री क्या होगी, कम कम होते जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम कम होते जाएगी जैसे PpO2 कम होगा, ठीक है। याद रखना है अपने को ये। अब याद रखो 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन्ड। तो इतने ये पॉइंट्स जो है ये थोड़ा सा रीड करने वाली बातें हैं, लेकिन अब अपन क्या देखते हैं, बोर्स इफेक्ट। ये आपको सिंपल समझ में आया होगा कि ये ऊपर कब शिफ्ट होगा, ये ग्राफ देखो, ये ऐसा अगर मैं बोलूं, ये ऊपर कब जाएगा, जब O2 ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। ये नीचे कब आएगा, जब O2 कम होगा, CO2 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड में जो भी ऑक्सीजन था वो फटाफट यूज हो रहा है, और इस वजह से हमको ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन के ग्राफ में शिफ्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद बोर्स इफेक्ट, ठीक है। बोर्स इफेक्ट क्या होता है बच्चों, इट इज अ शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड, ठीक है। ये क्या होता है, देखो बोर्स इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, बोर्स
बोर्स इफेक्ट, है ना। व्हाट इज बोर्स इफेक्ट? ये होता है शिफ्ट। क्या होता है बच्चों? शिफ्ट। किसमें? शिफ्ट इन, किसमें शिफ्ट होता है बच्चों? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये आप लोग को याद रखना है। पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ने की वजह से जो शिफ्ट हमको देखने को मिलता है उसी को कहते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों? बोर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब इसमें एक दूसरा इफेक्ट है बच्चों, हेल्डेन्स इफेक्ट। बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कहीं पे गलती होती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। हेल्डेन्स इफेक्ट, देखो हल्डेन्स इफेक्ट, ओके। अब हल्डेन क्या बोलते हैं? हमारे हल्डेन भैया, हल्डेन भैया बोलते हैं। देखो एक एक टेक्स्ट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो टेक्स्ट बुक सामने रखा करो बच्चों। बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन हम लोग को देखनी है। लाइन बिल्कुल मत छोड़ा करो बच्चों टेक्स्ट बुक्स की, क्योंकि टेक्स्ट बुक की बहुत सारी लाइंस पे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो याद रखो हल्डेन इफेक्ट। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों? एक एसिड होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? ब्लड का पीएच कम कर देता है। अब अगर H+ आयन ज्यादा हो गए ब्लड में, तो जो कार्बोनेट आयन्स हैं, कार्बोनिक एसिड के जो आयन्स हैं, वो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अल्वियोलाई में अगर PpO2 हाई है और PpCO2 कम है, तो ऑक्सीजन सीधा किससे कंबाइन हो जाता है? अपने हेमोग्लोबिन से। लेकिन टिश्यू में PpO2 लो हो जाता है और PpCO2 हाई हो जाता है, तो क्या होता है? O2 सीधा कार्बोक्सी अपने हेमोग्लोबिन को बोलेगा चल भाग, मैं तेरे साथ नहीं आ रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं मेरे टिश्यू के पास। टिश्यू मैं आया, ठीक है, आ जाता है टिश्यू के अंदर। और CO2 वाइस वर्सा हो जाता है भाई। CO2 कहां एंटर करता है? देखो, इट रिलीजेस O2 फॉर डिफ्यूजन इनटू द टिश्यू सेल। और यही बच्चों हल्डेन्स इफेक्ट है। क्या है ये? हल्डेन्स इफेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। हल्डेन क्या बता रहा है कि भाई ऑक्सीजन टिश्यू में घुस कैसे रहा है, ठीक है। तो देखो याद रखना, जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, देखो ऑक्सी हेम लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये कैसा एक्ट करता है बच्चों? एसिड। इस वजह से क्या होता है? H+ कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन क्या होते हैं? ब्लड में बढ़ जाते हैं। अब एल्वियोलाई में PpO2 क्या होता है? ज्यादा होता है। प्लाज्मा में PpO2 क्या होता है? लो होता है। सिंपली अगर मैं बोलूं यहां पे देखो बच्चों, और इसमें बोलूं एल्वियोलाई में PpCO2 क्या होता है? लो होता है। और प्लाज्मा में, प्लाज्मा बोलो या टिश्यू बोलेंगे, इसको प्लाज्मा कट कर देते हैं, टिश्यू लिख देते हैं, ठीक है, टिश्यू। और यहां पे टिश्यू में क्या होता है? ये ना बच्चों ज्यादा होता है, ठीक है। कौन? PpCO2 टिश्यूज में ज्यादा होता है। अब जैसे एल्वियोलाई में PpO2 ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? हमारे हेमोग्लोबिन के साथ। क्या देगा? Hb4O2, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, प्रेशर के वजह से। अब यही Hb4O2 जाएगा जब टिश्यू के पास, है ना, जब ये टिश्यूज के पास जाएगा तो ये हो जाएगा डिसोसिएट। और डिसोसिएट होके क्या हो जाएगा बच्चों? CO2 ऑक्सीजन प्लस Hb हम अलग हो गए, ठीक है, दोनों भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और ऐसे ही क्या होता है? ऑक्सीजन जो है टिश्यू सेल्स तक पहुंचाया जाता है अकॉर्डिंग टू द हल्डेन्स इफेक्ट, ठीक है। याद रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। बड़े संक्षिप्त में आप लोग को मैं नोट्स लिखा कर दे रहा हूं इसके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट्स लिया करो। अब देखो बच्चों, सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट माना जाता है ये, लेकिन है नहीं इतना। ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या देखेंगे?
ट्रांसपोर्ट ऑफ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बच्चों 3 तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, 3 तरीके से। सबसे पहला प्लाज्मा में, सॉल्यूशन फॉर्म में, इन प्लाज्मा, या फिर मैं लिखूं नंबर 1 सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व्ड फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म। लेकिन कहां पे हो रहा है ये? प्लाज्मा। ठीक है, किसके कहां पे हो रहा है? प्लाज्मा में हो रहा है। और याद रखना ये सिर्फ 7% होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में प्लाज्मा के जरिए CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दूसरा, बाय कार्बोनेट आयोन्स। किसके मदद से? बाय कार्बोनेट आयोन्स। बच्चों ये लगभग 70% होता है। कितना? 70%। ठीक है, सबसे ज्यादा। और थर्ड, बाय RBC, है ना? किसकी मदद से बच्चों? विद द हेल्प ऑफ RBC, बाय रेड ब्लड सेल्स। तो सिंपल लिख दूं मैं यहां पे, बाय रेड ब्लड सेल्स। ये 3 चीजों की मदद से हम लोग CO2 को क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये लगभग 23% होता है बच्चों। ठीक है, ये 3 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकते हैं शिफ्ट बोलो या फिर ट्रांसपोर्ट बोलो। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि हमारे प्लाज्मा में सॉल्यूशन फॉर्म में ये कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहीं पे देख लेंगे इसको। सबसे पहला CO2 क्या करेगा? हमारे ब्लड के H2O के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा और कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, मतलब क्या? H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में क्या करेगा? ये ट्रैवल करेगा। बायकार्बोनेट आयन नियरली 70% होता है बच्चों, याद रखना। अब सबसे पहले CO2 किसके साथ कंबाइन होगा? यहां पे देखो, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले। चलो ठीक है, चलो सेकंड वाला मेथड देख रहे हैं। ठीक है, फास्ट ले रहे हैं हम लोग थोड़ा। बाय इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट आयन। ठीक है, बायकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, मतलब HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में ये ट्रैवल करेगा। सबसे पहले RBC किसके? RBC देखो, RBC के अंदर CO2 किसके साथ कंबाइन होगा? ठीक है, CO2 किसके साथ कंबाइन होगा? CO2 प्लस किसके साथ कंबाइन होगा? ये CO2 कंबाइन होगा हमारे वाटर के साथ में। ठीक है, देखो CO2 कंबाइंस विथ वाटर। किसके साथ? CO2 कंबाइंस विथ H2O। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों? ये जिंक के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? जिंक कंटेनिंग एंजाइम जो होता है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम जिसका नाम है जिंक कंटेनिंग एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ठीक है, अनहाइड्रेज किसके प्रेजेंस में हो रहा है मेरे बच्चों? कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गया आप लोग को? कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये हो रहा है। और जो हमारा ये है, देखो ये वाला जो रिएक्शन देखा हमने, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। यहां पे क्या बनेगा बच्चों? कार्बोनिक एसिड यहां पे बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कार्बोनिक एसिड यहां पे बनने वाला है। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये RBC में मिलता है, प्लाज्मा में नहीं मिलता। याद रखना, कार्बोनिक अनहाइड्रेज फाउंड इन RBC, नॉट इन प्लाज्मा। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर ये रिएक्शन RBC के अंदर हो रही है। ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इन RBC इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। ये जो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल। क्या?
कार्बोनिक एसिड होता है अनस्टेबल और ये तुरंत डिसोशिएट हो जाता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। ठीक है, तो याद रखना H2CO3 ये कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल, है ना। अनस्टेबल होने की वजह से ये तुरंत क्या हो जा रहा है, डिसोशिएट्स, और डिसोशिएट होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, HCO3 नेगेटिव में ये डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। और वापस से क्या होगा देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज लीडिंग टू लार्ज अक्युमुलेशन ऑफ HCO3 माइनस आयोन्स इन RBC। अब इस वजह से क्या हुआ देखो, इस वजह से HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इन RBC। ठीक है, RBC में क्या हुआ, HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब बढ़ने की वजह से टू मेंटेन आयोनिक बैलेंस, अब ये आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा और RBC के बीच का जो बैलेंस है ये मेंटेन करने के लिए सबसे पहले Cl माइनस जो है, ठीक है, टू मेंटेन दिस बैलेंस, देखो टू मेंटेन दिस बैलेंस, आयोनिक बैलेंस, क्या होगा, Cl नेगेटिव, क्या होगा, Cl नेगेटिव डिफ्यूज इनटू RBC, क्या होगा, Cl नेगेटिव डिफ्यूजेस इनटू RBC। अब RBC में क्या हो गया, Cl नेगेटिव भी आना स्टार्ट हो गए, और ये Cl नेगेटिव की एंट्री को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। या फिर इसी को हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन भी कहा जा सकता है। देखो यहां पे हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन, तो याद रखना हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन किससे रिलेटेड है, क्लोराइड से। ठीक है, हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन। ठीक है बच्चों, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ यही एक पनौती सी चीज लगती है जो थोड़ी हार्ड लगती है समझने में, लेकिन अगर इमेजिन किया जाए तो आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो HCO3 जो है ये प्लाज्मा में आ जाता है ना, प्लाज्मा में आ जाता है और ज्वाइन किससे करता है, वहां के सोडियम या पोटेशियम से, और इस वजह से ये पोटेशियम या सोडियम के बाइकार्बोनेट्स बना देता है। क्या बना देता है, बाइकार्बोनेट्स। अब देखो यहां पे HCO3 नेगेटिव, इस वजह से क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है, कौन, बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज होते हैं किसमें, इन प्लाज्मा, है ना। और वहां पे किसके साथ कंबाइन होते हैं, HCO3 कंबाइंस विथ Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। इस वजह से क्या बनता है बच्चों, NaHCO3 और KHCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब याद रखना ये जो H पॉजिटिव था ये कौन ले लेता है, इज टेकन अप बाय प्रोटीन हेमोग्लोबिन। कौन ले रहा है बच्चों, H प्लस कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, और जो हमारा देखो यहाँ पे दो डिसोसिएशंस थे ना, एक ये तो गया इसके पास। अब H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन होता है भाई, ये कंबाइन हो जाता है हमारे Hb के साथ, और ये बना देता है हाइड्रो ऐसा बोलेंगे इसको, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे बच्चे, रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन बन जाता है बच्चों। अब H प्लस आयन्स might be expected to lower blood pH, but they are buffered by hemoglobin by the formation of oxyhemoglobin। अब ये जो HHB है रिड्यूस, ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चा, Hb4O2, है ना। और अगर Hb4O2 बनता है तो वो एसिडिक है। देखो बेस और एसिड बराबर बफरिंग एक्शन होता है और पूरा का पूरा सीन अलग पड़ जाता है। अब जब लंग्स आएंगे, अब देखो एट द लेवल ऑफ लंग्स इन रिस्पॉन्स टू द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वियोलर एयर, हाइड्रोजन आयॉन्स जो है एंड बाइकार्बोनेट आयॉन्स जो है ये वापस क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। देखो जब लंग्स में पहुंचेंगे,
लंग्स में वापस क्या होगा, इनका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या होगा, H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव, ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाएंगे, है कि नहीं। और दोनों फिर से कंबाइन होके देखो, कंबाइन होके H2CO3 बना देंगे। क्या बना देंगे, H2CO3। और H2CO3 क्या करेगा बच्चों, डिसोशिएट हो जाएगा CO2 प्लस वाटर वेपर्स में। और ऐसा पूरा का पूरा ये ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का इन हमना बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। वापस एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले भाई CO2 H2O कंबाइन हो रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। कार्बोनिक एसिड बन रहा है जिंक कंटेनिंग एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसका नाम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये सिर्फ आरबीसी में मिलेगा, प्लाज्मा में नहीं मिलेगा। H2CO3 अनस्टेबल होता है, इसलिए वापस से ये डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन इस बार ये H प्लस और CO3 नेगेटिव बनाता है। अब HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्लोरीन आरबीसी में इंटर करता है, इसी को हैम्बर्गर्स फिनोमेनॉन बोला जाता है। और याद रखना, इस वजह से अब क्या हो गया, ज्यादा माइनस अगर हो गया तो माइनस में से HCO3 डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर ये कंबाइन होता है अपने सोडियम वगैरह के साथ, तो बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे स्ट्रक्चर। फिर सॉल्ट्स बोलूंगा मैं। फिर बचा हुआ जो ये H प्लस था, H प्लस कंबाइन होता है हमारे Hb के साथ, हेमोग्लोबिन को ये रिड्यूस कर देता है। लेकिन रिड्यूस्ड हेमोग्लोबिन वापस से कार्बोक्सी में, कार्बोक्सी नहीं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से क्या होता है, पूरी की पूरी सिस्टम चालू होती है। अब यहां क्या हो रहा है, देखो बच्चों, लंग्स पे जैसे पूरी की पूरी एयर चले जाती है, वहां पे प्रेशर के डिफरेंसेस होते हैं, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये HCO3 नेगेटिव और H प्लस जो है ये वापस कंबाइन होते हैं, CO2 H2O बना देते हैं। ठीक है, पहले कंबाइन होके H2CO3 बनाएंगे, और फिर H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने CO2 और H2O में। देखो शुरुआत जहां से हुई थी वहीं पे एंड हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा है बच्चों बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट है बच्चों रेड ब्लड सेल्स के साथ। रेड ब्लड सेल के साथ तो सिंपल वाला है बच्चों, HbCO2 गिव्स HbCO2। ठीक है, याद रखना बाय रेड ब्लड सेल। देखो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में क्या होता है भाई, Hb जो है ना, Hb है कंबाइन होता है CO2 के साथ, दे देता है HbCO2, और फिर बाद में ये लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये फिर से क्या हो जाएंगे, हम जुदा हो जाएंगे और CO2 अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है। CO2 फिर एल्वियोलर स्पेस में रिलीज हो जाता है और वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन 4th नंबर का है हमारा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सिंपल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O तैयार होंगे, और फॉस्फोरिलेशन में एनर्जी एक्सट्रैक्ट या हार्वेस्ट की जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सिंपल भैया C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहां पे 38 ATP जितनी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये ATP कहां रिलीज होगी बच्चों, फॉस्फोरिलेशन में। कहां पे, फॉस्फोरिलेशन में ये एनर्जी हार्वेस्ट की जाएगी। ये आप लोग को चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में एक बात याद रखनी है बच्चों आप लोग को, हमारे सिंपल देखो ये किस चीज के कंट्रोल में होता है। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग ये इनवॉलेंटरी होती है। स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन, यहां पे जो कंट्रोल सेंटर लिख देता हूं मैं। ठीक है, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर कहां कहां होता है, सबसे पहले पॉन्स वेरोला है,
कहाँ होता है? पहला कंट्रोल सेंटर कहाँ है? पॉन्स वेरोला है, और दूसरा वाला मेड्यूला ओब्लोंगेटा है ना। ये मेड्यूला बड़ा डेंजरस है हाँ बच्चों, ओब्लोंगेटा। पहला है पॉन्स वेरोला है, दूसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। अब सीन कैसे शुरू होता है?